हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे यूके SSC पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका एक 11वां पार्ट हो चुका है, मतलब ये चलेगा 11वां पार्ट। और इससे पहले चैनल पे आपको 10 पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें मिक्स पेपर होता है, उत्तराखंड जीके, ऑल जीके और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। और इसमें जो क्वेश्चन ले रखे हैं ये स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ओनली फैक्ट वाले क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब तक, तो अब कम टाइम बचा है, लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका पटवारी लेखपाल का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप इस सीरीज़ को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन है ना, उत्तराखंड के भी हैं, जीके के भी है और हिंदी के भी हैं। तो इसमें से आपको 70 to 75% स्कोर मिल जाएगा अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं। तो ज़रूर देखिए और यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इसमें छूट चुका है, वो होता है ऐसा ऐसा चिन्ह होता है कोष्टांकित विराम चिन्ह का, ऐसा। ठीक है, ये। तो इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं अर्धविराम। क्या बोलते हैं इसको? हम अर्धविराम कहते हैं। तो मैंने कहा है ना, इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी के भी, उत्तराखंड के भी और जीके के भी। तो कोष्टांकित विराम चिन्ह का चिन्ह ये होता है, मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसको कहते हैं अर्धविराम। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। धर्मजाली गुफा की लोकेशन कहाँ पे है? तो धर्मजाली गुफा कहाँ मिलेगा आपको? तो धर्मजाली गुफा मिलेगा आपको पिथौरागढ़ में। कहाँ पे मिलेगा ये? पिथौरागढ़ में। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ये पिथौरागढ़ में है। पौंटा आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो आभूषणों से क्वेश्चन बनते हैं, तो पौंटा से पौ से याद रखिए, पौंटा आभूषण पहना जाता है पैर में। कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। लच्छा भी पैर में पहना जाता है। मैंने करा रखा है सारे जो भी आभूषण है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। पौंटा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये स्वर्ण आभूषण है ये, ठीक है। तो पहना जाता है पैर में। टॉन्स नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो टॉन्स नदी की जो लंबाई है यह है 148 किलोमीटर। कितनी है? 148 किलोमीटर है टॉन्स नदी की लंबाई। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऋषिकेश में है पशुलोक आश्रम, तो इसकी स्थापना की थी मीरा बहन ने। किसने की थी इसकी स्थापना? मीरा बहन ने की थी पशुलोक आश्रम की स्थापना। और ये कब की थी इन्होंने? ये की थी 1948 में। कब की थी? 1948 में, यानी 1948 में की थी इन्होंने किसकी स्थापना? पशुलोक आश्रम की स्थापना। चलिए, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीरा बहन 1948 में ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम। तो इनके बारे में जानते हैं, मीरा बहन। तो ये मीरा बहन थी, गांधी जी की शिष्य थी ये। और इनका वास्तविक नाम भी था मैडेलिन स्लेट। क्या था इनका नाम? एक सेकेंड ना। तो इनका वास्तविक नाम था, लिख लेता हूँ मैं, मैडेलिन स्लेट। तो ये भी आ सकता है, मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैडेलिन स्लेट। और इन्होंने स्थापना की थी 1948 में ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की, मीरा बहन। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, मीरा बहन। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो समश्रु एक शब्द है जो कि एक तत्सम शब्द होता है, समश्रु। तो आसान है, समश्रु का तद्भव का क्या होगा? मूंछ होगा। क्या होगा? मूंछ। तो आश्रु मत कर देना गलती से। जो समश्रु होता है ना, समश्रु, इसका तद्भव होता है मूंछ, यानी मूंछ तद्भव शब्द है। और समश्रु इसका तत्सम। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, पूछ सकता है कि मूंछ का तत्सम क्या होता है, तो ये होता है समश्रु। तो समश्रु का तद्भव क्या होगा? मूंछ होगा। तो उसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस आर्टिकल में है? तो कौन से अनुच्छेद में मिलेगा आपको भारत में? भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा तो मिलेगा अनुच्छेद 348 में। कौन से आर्टिकल में है? तो ये भाषा से मतलब अनुच्छेद होता है ना, 343 से 351 के बीच में। तो जो अनुच्छेद 348 है, इसी में भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तुबेरा, बाज्यू, तिमली, ये किस जनजाति के त्यौहार होते हैं?
तो तुबेरा, बाजू, तिमली ये होते हैं भोटिया जनजाति के त्यौहार हैं। किसके त्यौहार हैं? तो ये हैं भोटिया जनजाति के त्यौहार। एक सेकंड, ये हो नहीं रहा है। तो ये भोटिया जनजाति के त्यौहार होते हैं तुबेरा, बाजू, तिमली। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये पूरा नहीं आया है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक सेकंड। हाँ हाँ, ये 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो ये कितना है प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का इसमें? तो ये जो आएगा 2.89%। कितना है? 2.89% है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है। तो जो एसटी का जो प्रतिशत है यह है 2.89%। तो तीसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चित संस्था डालियों का दगड़िया, तो इसकी शुरुआत उन्होंने कब की थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने ये की थी 1964 में। कब की थी? 1964 में की थी। डालियों का दगड़िया किसने शुरू किया था? तो पर्यावरण से रिलेटेड है, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था 1964 में। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कमल ताल की लोकेशन कहाँ पे है? तो जो राज्य में है कमल ताल, इसकी लोकेशन है नैनीताल में। कहाँ पे? कमल ताल या नलताल, एक ही है। तो इनकी लोकेशन है नैनीताल में। तो उसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूकेपीएससी एग्जाम में आ चुका है और आपको याद करना है। यूके SSC में भी आ सकता है और अब तक नहीं पूछा है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ किया गया था जनवरी 2004 में। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई? जनवरी 2004 में। या दूरदर्शन जो कृषि चैनल आता है इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2004 में। तो चौथा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडूल ने उत्तरापर्त स्वामीन कहा है? तो किस पाल शासक को गुजराती कवि है शोडूल, इन्होंने उत्तरापर्त स्वामीन कहा है? ये कहा है धर्मपाल। इसको कहा है धर्मपाल को। तो पाल वंश का शासक था। एक क्वेश्चन आया था ना यूके SSC एग्जाम में, आता भी है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये था गोपाल। कौन था? गोपाल था। और यहाँ पे पूछा गया है जो धर्मपाल है ना, इसको गुजराती कवि ने क्या कहा है? उत्तरापर्त स्वामीन। और गुजराती कवि कौन सा था? शोडूल। तो धर्मपाल को कहा है। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो यूपीएससी या यूकेपी जो भी होता है, राज्य स्तरीय आयोग या लोक सेवा आयोग या मतलब संघ लोक सेवा आयोग, तो इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन। ये की गई थी 1926 में। कब की गई थी? 1926 में की गई थी लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 में। ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन की गई थी। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना की लोकेशन कहाँ पे है? तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में है और ये चेनाब नदी पर है। किस पर है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक था ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूके SSC एग्जाम में आया था क्लर्क पेपर में, लेकिन वहाँ पे डाउट वाले क्वेश्चन थे, वैसे डिलीट होंगे वो। वहाँ पे उन्होंने दो नाम दे रखे थे ना, एक बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम। वैसे दोनों हैं इसके संस्थापक, लेकिन जो दूसरे संस्थापक माने जाते हैं ये बालाजी विश्वनाथ है। लेकिन आयोग ने आंसर क्या माना है? बाजीराव प्रथम। लेकिन ये डिलीट होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो अगर ये पूछेगा कि मराठा राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप बालाजी विश्वनाथ के साथ ही जाना। ठीक है, तो ये दूसरा संस्थापक था वैसे बालाजी विश्वनाथ। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब की गई है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो पौरव वंश से संबंधित है, इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसकी खोज हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में।
तालेसर ताम्रपत्र की खोज कब की गई? 1915 में की गई। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में यूज होता है, इनमें से हो जाएगा पक्षी। पक्षी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, पुरुषलिंग स्त्रीलिंग, तो ऐसे शब्द क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है, तो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है पक्षी। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला पक्षी। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष का निजत्व का बोध कराता है, उस सर्वनाम को क्या 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 कहते हैं? तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, चौथा वाला। तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ये चौथा वाला। तो ये सर्वनाम होता है, इसमें तीनों पुरुषों का बोध होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, मैं, है ना, तो उत्तम पुरुष हो गया है। तुम अपने आप चले जाना, तो ये हो गया मध्यम। वह स्वयं गाड़ी चला सकता है, तो ये हो गया अन्य पुरुष। तो ऐसे होता है। तो कहने का मतलब है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है अपना, अपनी, आप, तो ये सब होता है निजवाचक सर्वनाम। तो समझ गए होंगे आप। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के टाइम पे। किसके टाइम पे हुई थी? इतिहास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई 14वें के टाइम पे हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री का भारत में आगमन हुआ था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत पूछते हैं। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? ह से हेनसांग, तो ऐसे याद करना है। तो इसमें 20 दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसे बहुत पूछते हैं एग्जाम में। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? हेनसांग, और सरल है, ह से याद करना है, हेनसांग, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हेनसांग। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मुख्य अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथेरियम क्या है? तो एथेरियम क्या है इनमें से? तो एथेरियम हो जाएगा इनमें से एक क्रिप्टो करेंसी है। और ऐसे क्वेश्चन जो कि ट्रिपल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वीडियो पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था क्रिप्टो करेंसी से, तो बहुतों ने गलत किया है वो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो याद करना है। तो ऐसे मैं अगले टेस्ट सीरीज में भी कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो एथेरियम क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। क्या है ये? एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ जो यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर है, कुछ भी अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है इसमें, और ये निश्चित आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कह रहा हूँ मैं अभी भी। अगर नहीं आएंगे ना, जिसने पेपर दे के आओगे, एक बार मिलाना जरा टेस्ट सीरीज से। अगर नहीं मिलते हैं तो उस समय चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। इतना विश्वास दिला रहा हूँ मैं आपको, तो आपको कुछ बेकार क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ वही करा रहा हूँ जो यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर है, और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलेंगे आपको, गारंटी है मेरी। चलिए, तो कंप्यूटर भी सिलेबस में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए वायरस का जो फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस कहते हैं ना, वायरस आ गया वायरस, तो वायरस का भी फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में होता है। तो इसे कहते हैं वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज्ड। तो इसमें कौन सा है? दूसरा वाला है ना। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज्ड। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, और याद कर लेना, ऐसे फुल फॉर्म आते हैं ऐसे एग्जाम में, तो याद कर लो उसको। दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा है कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, तो याद कर लो। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। ईपी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, पर इसमें ईपी रोम है ना, तो इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लीय समूह उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पाई जाती है मंगोलाइट। कौन सी जनजाति पाई जाती है? मंगोलाइट पाई जाती है।
जो आपके नॉर्थ ईस्ट में होता है ना, जो भारत के पहाड़ी वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं मंगोलॉइड पाए जाते हैं यहाँ पे। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य है। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे इनमें से विदक भागम। क्या कहते थे? विदक भागम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और नया क्वेश्चन है तो याद कर लो। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। विदक भागम 3 बार बोलिए, विदक भागम, ऐसे याद हो गए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विदक भागम कहते थे सिंचाई कर को प्राचीन भारत में। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी? तो ये की थी इन्होंने 1858 में। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की थी? 1858 में। किसके टाइम पे? हेनरी रैमजे थे इस समय। तो ये की थी पादरी विलियम बटलर ने प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में 1858 में। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। कैसा है? अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कुमाऊं की न्याय की देवी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी किसे कहते हैं? ये कहते हैं जिया रानी को। किसको कहते हैं? जिया रानी को कहते हैं कुमाऊं में न्याय की देवी। और जिया रानी का दूसरा नाम क्या है? पिंगला या प्योला? क्या है इनका नाम? पिंगला या प्योला। तो ये जिया रानी का दूसरा नाम है, तो याद कर लो, पिंगला या प्योला। उन्होंने कुमाऊं पर रोहिल्ले और तुर्कों के आक्रमण के दौरान एक युद्ध किया था, रानी बाग का युद्ध। ठीक है, तो रोहिल्ले और तुर्कों का आक्रमण होता था ना उस समय कुमाऊं में, तो उनके खिलाफ उन्होंने आक्रमण किया था, उसे रानी बाग युद्ध भी कहते हैं। तो यही है जिया रानी जी, कुमाऊं की न्याय की देवी। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मालवीय द्वीप की लोकेशन कहाँ पे है? तो ये मालवीय द्वीप है और ये उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ये मालवीय द्वीप, इसकी लोकेशन है हरिद्वार। तो हरिद्वार में मिलेगा आपको मालवीय द्वीप, एक जगह का नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद कर लेना, मालवीय द्वीप कहाँ है? हरिद्वार में है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 11वां पार्ट था आज का। और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आगे में, जो भी मतलब अपकमिंग जो भी इसमें और टेस्ट किसके पार्ट आएंगे। तो आज 11वां पार्ट था। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और पसंद आएगा तो लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, यूर करियर पॉइंट। तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो लंबी हो रही है, मिलेंगे इसके अगले पार्ट की ओर। थैंक यू दोस्तों।